आई एम डॉक्टर प्रदीप कुमार खींचा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोरिंग पावर्स ऑफ ए कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया था, डिबेंचर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जब कंपनी लोन लेती है तो ऐसी दशा के अंतर्गत कंपनी को अपनी संपत्तियों को प्रभावित करना पड़ता है, या तो प्रभार के रूप में या बंधक के रूप में कंपनी लोन लेती है। इस संबंध में मैंने आप लोगों को जब डिबेंचर्स एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको ऋणपत्र प्रन्यास लेख के बारे में बताया था। और ऋणपत्र प्रन्यास लेख में मैंने आप लोगों को कहा था कि कंपनी प्रत्येक ऋणपत्रधारी के लिए पृथक पृथक प्रभार पत्र न देकर एक ट्रस्ट डीड तैयार करवा लेती है, और ट्रस्ट डीड के माध्यम से ऋणपत्रधारियों के हितों की सुरक्षा एवं प्रभावित संपत्तियों के संरक्षण हेतु प्रन्यासों की नियुक्ति भी कर दी जाती है। प्राय बैंक और बीमा कंपनी और अथवा एवं विनियोग ट्रस्ट के प्रन्यासी को इसके अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। सेक्शन 71 के प्रोविजन मैंने आप लोगों को इस संदर्भ में एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चार्ज एंड मॉर्गेज के बारे में। चार्जेस जो कंपनी क्रिएट करती है उनके बारे में आज इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कंपनी एक्ट के अंतर्गत ऋण लेने के अधिकार के साथ साथ में ऋणपत्रधारी अथवा ऋणदाताओं के पास ऋणों के विरुद्ध कंपनी की संपत्ति को प्रभावित अथवा बंधित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। कंपनी अपनी चल अथवा अचल संपत्ति, वर्तमान अथवा भावी संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रभावित कर सकती है। ऋण के लिए प्रतिभूति प्राय दो प्रकार से दी जाती है: कंपनी की संपत्ति में प्रभाव उत्पन्न करके अथवा कंपनी की संपत्ति को बंधक में रखकर मॉर्गेज के रूप में लोन प्राप्त किया जा सकता है। संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में दो रूप के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है। प्रभार किससे कहते हैं? चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और lien created on the property or assets of a company or any of its undertaking or both as security and include a mortgage। प्रभार का अर्थ है किसी ऋण के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति, जिसमें चल और अचल संपत्ति को, चल अथवा अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति को शामिल किया जा सकता है, वर्तमान अथवा भावी संपत्ति को शामिल किया जा सकता है, को प्रतिभूति बनाने से। ऐसी दशा में यह कहा जाता है कि ऋणदाताओं का कंपनी की संपत्ति पर प्रभार है। प्रभार की दशा में ऋणदाता का कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, वह केवल उस संपत्ति की सहायता से अपने ऋण का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार रखता है। दूसरा तरीका होता है मॉर्गेज, जिसको हम हिंदी में बंधक के नाम से पुकारते हैं। बंधक अचल संपत्ति के अधिकार को ऋण के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में रखना बंधक कहलाता है। इसमें संपत्ति के हित का हस्तांतरण ऋणदाता को कर दिया जाता है। बंधक के लिए एक प्रलेख, जिसको हम मॉर्गेज डीड के नाम से पुकारते हैं, तैयार करना पड़ता है, जिस पर बंधककर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। प्रभार और बंधक के अंतर्गत अंतर होता है। प्रभार किसे कहते हैं? प्रभार में संपत्ति के हित का हस्तांतरण नहीं होता है। संपत्ति कंपनी के अधिकार में होती है, कंपनी इसका प्रयोग कर सकती है, कंपनी चाहे तो इसको बेच सकती है, इसका प्रयोग कर सकती है, जबकि बंधक के अंतर्गत संपत्ति के हित का हस्तांतरण ऋणदाता को हो जाता है। प्रभार सदैव के लिए हो सकता है, जबकि बंधक एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए ही क्रिएट किया जाता है। प्रभार के क्षेत्र अधिक व्यापक होता है, क्योंकि इसमें वर्तमान एवं भावी दोनों ही प्रकार की संपत्ति को, चल एवं अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति को शामिल किया जाता है, जबकि बंधक के अंतर्गत केवल अचल संपत्ति और वर्तमान संपत्ति को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये प्रभार और चार्ज और मॉर्गेज के बीच में अंतर होता है। अब आता है प्रभार की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, प्रभार के संदर्भ में जो मुख्य मुख्य बातें आती है, प्रभार कोई हित या ग्रहणाधिकार है जो किसी कंपनी, संस्था की संपत्तियों पर ऋणदाता के पक्ष में सृजित किया जाता है। प्रभार जिन संपत्तियों पर सृजित किया जाता है, ऐसी संपत्तियां कंपनी की संपत्तियां या
आस्तियों पर, असेट्स के ऊपर ये क्रिएट किया जाता है। कंपनी के किसी भी उपक्रम पर, कंपनी की किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति पर, कंपनी की विद्यमान अथवा भावी संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न किया जा सकता है। प्रभार मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार की संपत्ति पर सृजित किया जा सकता है। प्रभार भारत में या भारत के बाहर भी अगर किसी कंपनी की संपत्ति है उस पर भी सृजित किया जा सकता है। प्रभार का साक्ष्य लिखित विलेख होता है। प्रभार संपत्ति के स्वामित्व के विलेखों को जमा करवाकर अथवा उनको जमा कराने के ठहराव से सृजित किया जा सकता है। प्रभार का उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान की जमानत के लिए किसी ऋण के भुगतान की जमानत के लिए सृजित किया जाता है। प्रत्येक कंपनी के द्वारा सृजित किए गए प्रभार का कंपनी को अलग से रजिस्टर रखना पड़ता है तथा साथ ही जिन संपत्तियों पर कंपनी ने प्रभार उत्पन्न किया है उनका पंजीयन 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कंपनी को करवाना होता है। अब आता है काइंड्स ऑफ चार्ज। प्रभार दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर या स्थायी प्रभार, फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज। स्थायी प्रभार तब कहा जाता है जबकि प्रभार कुछ निश्चित अथवा विशिष्ट संपत्तियों पर उत्पन्न किया जाता है। ऐसी संपत्तियां आसानी से पहचानी जा सकती हैं तथा संस्था के पास एक लंबी अवधि तक बनी रहती हैं। प्राय ऐसी संपत्तियों में भूमि, भवन, मशीन, प्लांट इत्यादि इनको सम्मिलित किया जाता है जिन्हें लंबे समय तक आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा प्रभार होता है वो होता है फ्लोटिंग चार्ज, चल प्रभार। चल प्रभार के संदर्भ में जो मुख्य बात है, किसी भी ऋण के भुगतान के जमानत के रूप में किसी विशिष्ट संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न नहीं किया जाता बल्कि संस्था की सभी अथवा कुछ संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है, उसे चल प्रभार कहते हैं। चल प्रभार बादलों के समान होता है जो समय समय पर सामान्य विवरण की सभी संपत्तियों पर छाया देता है। चल प्रभार किसी समय विशेष पर किसी संस्था की चल संपत्तियों पर एक इक्विटेबल चार्ज के रूप में भी कहा जा सकता है। चल प्रभार की जो प्रमुख विशेषता होती है वो ये संस्था की सभी या किन्हीं संपत्तियों के वर्ग पर प्रभार है। मैंने आपको प्रभार के संदर्भ में ये बातें एक्सप्लेन कर दी कि चल प्रभार जो होता है वो वर्तमान भावी सभी संपत्तियों पे हो सकता है। ये संस्था ऐसे प्रभार के अंतर्गत सभी प्रभावित संपत्तियों का उपयोग करते हुए अपने सामान्य व्यवसाय को कंपनी या व्यवसाय संचालित कर सकता है। अर्थात जिन संपत्तियों पर कंपनी ने प्रभार सृजित किया है ऐसी संपत्ति को कंपनी खरीद सकती है, बेच सकती है, उनका प्रोसेसिंग के माध्यम से उनका रूप में परिवर्तन कर सकती है। ये सभी चीज़ें कंपनी कर सकती है। मतलब जिन संपत्तियों पर कंपनी प्रभाव उत्पन्न करती है ऐसी संपत्तियों का प्रयोग कंपनी आसानी से कर सकती है, जबकि बंधक के अंतर्गत ये कंपनी नहीं कर सकती। बंधक के अंतर्गत संपत्ति किसके अधिकार में चली जाती है? बंधक के अंतर्गत संपत्ति ऋणदाता के अधिकार में चली जाती है। और इसी प्रकार से स्थायी प्रभार के अंतर्गत स्थायी प्रभार में भी कंपनी संपत्ति का प्रयोग कर सकती है। प्रभारधारी व्यक्ति जब अपने अधिकार का प्रयोग करता है तब चल प्रभार को स्थिर प्रभार में कन्वर्ट कर किया जा सकता है। जब भी उसको अपने ऋण के भुगतान प्राप्त करना है और कंपनी शर्तों के अनुरूप ऋण का भुगतान नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में चल प्रभार को स्थिर प्रभार के अंतर्गत कन्वर्ट करके वो अपना जो अधिकार उस अधिकार को वो प्राप्त कर सकता है। ऐसे प्रभार तब तक निष्क्रिय अथवा अप्रभावी रहता है जब तक कि संस्था कार्य करना बंद नहीं कर दे या प्रभावधारी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। चल प्रभार रखने वाला व्यक्ति आपसी ठहराव से अपने अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकता है। प्रभार की शर्तों का पालन न करने पर प्रभारधारी व्यक्ति कभी भी प्रभार को प्रवर्तित करवा सकता है। प्रभार को प्रवर्तित कराकर वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। चल प्रभार का परिणाम ये होता है कि चल प्रभार की दशा में प्रभावित संपत्ति पर
कंपनी को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो संपत्ति का प्रयोग कर सकती है, संपत्ति का बंधक या पुनः प्रभार उस पर उत्पन्न कर सकती है, उपक्रम को बेच भी सकती है। स्थायी प्रभार वालों का पूर्वाधिकार बेचने की दशा के अंतर्गत होता है। चल प्रभार और स्थायी प्रभार में अंतर होता है। स्थायी प्रभार कुछ विशिष्ट संपत्तियों पर ही उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको आसानी से स्थायी रूप से जो होती है और आसानी से जिसको पहचाना जा सकता है, जबकि चल प्रभार संपत्तियों या संपत्तियों के किसी भाग या वर्ग पर उत्पन्न किया जा सकता है जो निरंतर रूप से बदलती रहती है। वो उनका रूप बदल सकता है, उनकी मात्रा बदल सकती है, उस पर भी चल प्रभार उत्पन्न किया जा सकता है। स्थायी प्रभार के अंतर्गत रखी संपत्ति का कंपनी क्रय विक्रय अथवा अंतरण नहीं कर सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसकी बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकती, जबकि चल प्रभार के अंतर्गत ये संपूर्ण अधिकार कंपनी को प्राप्त होता है। चल प्रभार स्थायी प्रभार में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु स्थायी प्रभार को चल प्रभार के अंतर्गत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। चल प्रभार तब तक अप्रभावी रहता है जब तक कि संस्था चलती रहती है अथवा संस्था के द्वारा ऋण के भुगतान में त्रुटि नहीं की जाती है, तब तक चल प्रभार अप्रभावी रहता है। भुगतान की त्रुटि करने पर ऋणदाता के द्वारा इस अधिकार का उपयोग नहीं किया जाता। स्थायी प्रभार का प्रभाव प्रारंभ से स्पष्ट होता है। त्रुटि की दशा के अंतर्गत वह कंपनी की कौन सी संपत्ति को प्रभावित होगी, कौन सी संपत्ति को बेचकर अपने ऋण का भुगतान प्राप्त करेगा, ये पहले से ही स्पष्ट होता है। चल प्रभार को ठहराव के द्वारा स्थगित किया जा सकता है, जबकि स्थिर प्रभार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये चल प्रभार और स्थिर प्रभार के मध्य का अंतर है। चल प्रभार का स्थायी प्रभार में कन्वर्जन कब होता है? देखिए, चल प्रभार का स्थायी प्रभार के अंतर्गत कन्वर्जन तब होगा जबकि चल प्रभार को स्थायी प्रभार में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, तो उसका वह प्रभार व्यर्थ है। ऋणदाता ऐसा परिवर्तन करवा सकता है। ऐसे परिवर्तन की प्रक्रिया को ही स्थायीकरण या स्थिरीकरण के नाम से पुकारते हैं। चल प्रभार की जो कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत चल प्रभार को स्थिर प्रभार के अंतर्गत कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर संस्था व्यवसाय को बंद कर ले, कंपनी का समापन प्रारंभ हो जाए, संस्था की संपत्तियां ऑफिशियल लिक्विडेटर या निस्तारक की नियुक्ति कंपनी की संपत्तियों के संदर्भ में कर दी जाए, कंपनी ऋण पत्रधारियों के ब्याज के भुगतान में त्रुटि कर दे, जब व्यवसाय की संपत्ति ऋणदाताओं के अधिकार में अंतरित कर दी जाती है और जब ऋणी ऋण के भुगतान में त्रुटि करता है, तो प्रभारधारी व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके चल प्रभार को स्थिर प्रभार में परिवर्तित करवा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रभारों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है? देखिए, प्रभारों का पंजीयन कराना प्रत्येक कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। कंपनी की किसी भी संपदा या संपत्ति पर सज्जित प्रभार का पंजीयन करवाना जरूरी होता है। कंपनी की किसी भी उपक्रम पर सज्जित प्रभार या कंपनी की किसी भी टेंजिबल अथवा अन्य इंटेंजिबल संपत्तियों पर सज्जित प्रभार का भी पंजीयन करवाना जरूरी होता है। कंपनी की भारत में और भारत के बाहर में स्थित संपत्तियों पर सज्जित प्रभार का भी पंजीयन करवाना जरूरी होता है। कंपनी के द्वारा अवाप्त या क्रय की गई प्रभार युक्त संपत्ति का भी पंजीयन करवाना जरूरी होता है। पूर्व में पंजीकृत किसी भी प्रभार या प्रभार की शर्तों में परिवर्तन अथवा संशोधन का भी पंजीयन करवाना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। पूर्व में पंजीकृत प्रभार के क्षेत्र या संचालन में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन होता है तो भी उसका पंजीयन आरओसी के यहाँ पे होना जरूरी होता है। और भारत के बाहर या भीतर सज्जित प्रभार का पंजीयन अंडर द सेक्शन 79 के तहत करवाना जरूरी होता है। देखिए, पंजीयन के संदर्भ में जो नियम है, कंपनी का कर्तव्य है कि प्रभार सृजित करने के 30 दिन के भीतर निर्धारित फीस और निर्धारित तरीके से प्रभार का पंजीकरण आरओसी के यहाँ पे करवाए। प्रभार कंपनी की किसी संपत्ति या किसी प्रतिष्ठान पर हो सकता है, चाहे ऐसी संपत्ति भारत में स्थिर हो या भारत के बाहर हो। कंपनी के द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित अवधि और अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रार प्रभारों के पंजीकरण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 300 दिन तक कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और ये 300 दिन तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए आवश्यक शुल्क और आरओसी की परमिशन मिलना जरूरी है। यदि 300 दिन की अवधि के भीतर प्रभारों का पंजीकरण नहीं करवाया जाता है तो इस अवधि को धारा 87 के प्रावधान के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
पंजीकरण का प्रमाण पत्र जब प्रभार का पंजीकरण किया जाता है तो रजिस्ट्रार निर्धारित फॉर्म में निर्धारित तरीके से जिस व्यक्ति के पक्ष में प्रभार सृजित किए गए हैं उसे प्रभारों के पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र जारी करती है। पंजीकरण न कराने का प्रभाव ये होता है कि यदि प्रभारों का पंजीकरण निर्धारित तरीके से नहीं कराया जाता तो निस्तारक या अन्य लेनदार के संबंध में यही माना जाएगा कि प्रभार सृजित नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रभार के संबंध में उत्पन्न दायित्व व अनुबंध के लिए कंपनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। संबंधित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करना। यदि निर्धारित अवधि में प्रभारों का पंजीकरण नहीं करवाती है कंपनी तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो नियम दिया गया है कि वे व्यक्ति जिनके पक्ष में प्रभार सृजित किए जाने थे कंपनी के प्रभारों के पंजीकरण करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसी दशा में रजिस्ट्रार कंपनी को 14 दिन का नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति के पक्ष में प्रभारों का पंजीकरण करवा सकती है। पंजीकरण कराने के पश्चात रजिस्ट्रार कंपनी के प्रभारों से संबंधित एक रजिस्टर निर्धारित विधि से अपने आप ही रखेगा और कंपनी को भी इसके लिए बाध्य करेगा कि कंपनी को ऐसे सृजित की गई संपत्तियों का प्रभार रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंतर्गत रखा जाएगा। रजिस्टर के संदर्भ में जो कंपनी के प्रभार रजिस्टर के संदर्भ में जो नियम है वो नियम है कि प्रत्येक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में एक प्रभारों का रजिस्टर रखना होगा। रजिस्टर निर्धारित किए गए प्रारूप में निर्धारित रीति से रखा जाएगा। प्रभार को सृजित करने वाले प्रलेखों को भी प्रभारों के रजिस्टर के साथ में पंजीकृत कार्यालय पे रखा जाएगा। इस रजिस्टर में उन सभी प्रभारों चल प्रभारों का उल्लेख किया जाएगा जिनमें कंपनी की कोई भी संपत्ति, संपदा या उपक्रम जिससे प्रभावित होता है इसमें निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में एमसीए के द्वारा अधिसूचित नियमों में निर्धारित किया गया कि प्रत्येक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में फॉर्म संख्या चार्ज CHG 7 में प्रभारों का रजिस्टर रखना होगा। इसमें कंपनी की किसी भी संपदा, संपत्ति और उपक्रम में उत्पन्न किए गए प्रभारों का विवरण होता है। कंपनी के द्वारा रखे गए इस रजिस्टर को स्थायी रूप से सदैव के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। प्रभार के सृजन एवं संशोधन, परिवर्तन करने वाले प्रलेख को उसके तुष्टीकरण की तिथि से 8 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब प्रभार का तुष्टीकरण करने की अवधि से लेकर 8 वर्ष की अवधि तक ये रजिस्टर सुरक्षित कंपनी को रखना पड़ेगा। प्रभारों का रजिस्टर तथा प्रभार प्रलेखों को निम्नांकित के निरीक्षण के लिए व्यवसाय के कार्यकाल में खुला रखा जाएगा कि कंपनी का सदस्य प्रभार को रजिस्टर का निरीक्षण कर सकता है। लेनदारों के लिए इन दोनों के निरीक्षण के लिए कोई भी शुल्क कंपनी वसूल नहीं कर सकती है। किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जो इसके निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क कंपनी में जमा कराता है तो वह ऐसे रजिस्टर को देख सकता है। ये नियम सेक्शन 85 के अंतर्गत प्रभार के संदर्भ में बतलाए गए हैं। थैंक यू।